हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम विज्ञान पढ़ेंगे। हमारा पहले से ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि है वस्तुओं के समूह बनाना, है ना। तो वस्तुओं का समूह बनाना का मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है ना। भोजन हम अलग अलग तरह के करते हैं, हम वस्त्र भी अलग अलग तरह के पहनते हैं और देखते हैं, है ना। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, है ना। अलग अलग वस्तुएं देखने को मिलेगी। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे चारों ओर आपको कुछ भी दिख रहा है अपने आंखों से। घर के अंदर जितनी भी सामान हैं, ये सारी चीजें वस्तुएं हैं, जो कि सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं। जो दिखने में अलग हो, है ना, उसका कलर भी अलग हो सकता है, उसकी आकार अलग हो सकती है। कोई गोल हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है ना, कोई त्रिभुजा आकार का हो सकता है ना। तो अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृतियां की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, आकृति में गोल। तो ये गोल क्या क्या चीजें थी? गेंद, रबड़, है ना, फुटबॉल, कंचे, ये सभी गोल हैं, जो आप अपने आंखों से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि ये सारी चीजें गोल हैं और ये भी वस्तु है। यदि हम अपने सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब भी आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, घड़े आ जाएंगे, जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, वस्तुओं के समूह बनाना मतलब हमारे आसपास आप लोगों को कुछ भी दिख रहा है तो वो सारी चीजें वस्तुएं हैं। हमें पता होना चाहिए कि इन सभी वस्तुओं की विशेषता क्या है। कोई ठोस है तो कोई द्रव है तो कोई गैस है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। अब देखो, अब प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे, है ना। तो प्लास्टिक की आपको क्या क्या चीजें आपके आपके आंखों से दिख रही है? आपके घर के आसपास कुछ तो होंगी प्लास्टिक की, जैसे बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप नलियां जो होती हैं। इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बाल्टी के अलावा भी और भी कई सारी चीजें होगी प्लास्टिक के। तुमने देखा होगा, पंखा वगैरह देखा होगा, है ना। और भी प्लास्टिक के बैट भी होते हैं। तो ये सारी चीजें प्लास्टिक के हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये प्लास्टिक वस्तुएं हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियां तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। हमें पता है कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। कोई भी चीज हो सकता है वो कोई एक ही चीज से बनी हो। जैसे प्लास्टिक की बोतल की मैं बात करूं तो वो एक ही प्लास्टिक से ही बनी है ना। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, अंक तथा मृदा हो सकती हैं। लेकिन कई कई चीजें क्या होती है कि अधिक पदार्थों से भी कई सारी चीजें बनती है, एक से अधिक पदार्थों से भी बनी होती है ना। क्या आप पदार्थों के अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं और हम में से प्रत्येक अपने घर से
प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, है ना, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट मतलब बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरों में ला नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आपको अगर मैं बोलूंगा माचिस की डिब्बी ले आओ तो इजीली आप ला सकते हो। मैं आपको बोलूं नमक, आलू, ये सारी चीजें ले आओ तो ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जाके दीवार लेके आ जाओ तो ये असंभव वाली बात है। वृक्ष लेके आ जाओ, दरवाजे लेके आ जाओ, ट्रैक्टर, सड़कें, तो ये असंभव है, ये आप नहीं ले जा सकते, है ना। बल्कि ये भी क्या है? वस्तुएं हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बना हो। अब हमने जो जो चीजें आपको बताई थी, जो जो वस्तुएं हमने बताई है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीजें लकड़ी से बनी है अथवा कागज से, है ना। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के दो समूह में बांट सकते हैं, है ना। कौन सी लकड़ी की बनी है और कौन से कागज की बनी है ना। तो कागज से हमने देखा है, नोटबुक वगैरह, किताब वगैरह कागज से बनती है। लकड़ी के जैसे अभी हमने माचिस का बॉक्स देखा है ना, माचिस का बॉक्स देखा है ना। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है। दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है ना। कुछ ऐसे समूह हैं जो कि इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं के सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक को हो सकता है। एकत्र की गई वस्तु में कुछ वस्तुएं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें बताया गया कि 2.1 हम सारणी में देखेंगे कि वस्तुएं पदार्थ जिनसे ये बनी है। जैसे मैं प्लेट की बात करूं तो प्लेट, थाली, ये किस चीज पदार्थ से जिनसे ये बनी है? इस बात से बन सकती है, कांच, प्लास्टिक, ये सारी चीजें बनी है। देखो ये कई सारे पदार्थ हैं, बनी तो एक ही वस्तु है, लेकिन एक वस्तु जिनसे ये बन सकती है, इस्पात, है ना, इस्पात, कांच, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है ना। कितनी सारी वस्तुएं, ये अलग है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। जैसे पेन, पेन आपको पता ही है कितने दो पदार्थ से बनता है ये, है ना। एक तो दूसरा प्लास्टिक हो गया और पहला है जो धातु। तो इसमें है क्या? अब धातु क्या है इसमें? पेन में तुमने निब देखा होगा, नोकीला जो होता है जिससे हम लिखते हैं, और जो हम जिससे हम ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं, वो एक प्लास्टिक का होता है। तो पेन यहाँ दो पदार्थों से बना है, धातु और प्लास्टिक से। तो यही सारी चीजें हो गई। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कि कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, बिल्कुल एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी है। जैसे हमने देखा पेन, है ना भाई, पेन तो धातु और प्लास्टिक से बनती है ना। उसका जो नोक होता है वो तो लोहे का होता है, स्टील का होता है ना, और बाकी हिस्सा प्लास्टिक का होता है। तो कहीं ना कहीं ये दो पदार्थों से मिलकर बनी है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बना सकते हैं। ये कैसे निश्चित है? तो अब देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, 2.2 में सारणी में दे रखा है कि समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। पदार्थ एक ही है, लकड़ी। पदार्थ क्या है? एक ही है, क्या? लकड़ी। जो लकड़ी है ये क्या है बेटा? इससे आप कुर्सी बना सकते हो, है ना, मेज बना सकते हो आप,
और हल भी बना सकते हो, बैलगाड़ी, ये सारी चीजें लकड़ी से, जो कि एक ही पदार्थ है। और इसके पहिए भी, आपको पहिए भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक, आगे बात करें कागज, तो आप कागज से, कागज एक पदार्थ है, तो आप कागज से क्या क्या बना सकते हो? सबसे पहले तो पुस्तकें, नोटबुक, ये सारी कागज से बना सकते हो। समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर और भी कई सारी चीजें तुम कागज से बना सकते हो, है ना। अब बात करें हम चमड़े की, तो चमड़ा से सबसे पहले तो आप क्या बना सकते हो? सोचो, आसपास दिख रहा होगा, चप्पल, सबसे पहले तो आप चप्पल बना सकते हो, है ना, चप्पल बना सकते हो आप। उसके बाद आप क्या बना सकते हो बताओ? जूता बन जाएगा, बिल्कुल, जूता हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा बेल्ट। ठीक है, बेल्ट भी तो चमड़े का होता है ना भाई। प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीजें, जैसे बोतल हो गई, है ना, बहुत सारे खिलौने जो हैं आपको प्लास्टिक से बन सकती है। तो ये सारी चीजें, रुई से जैसे सजाने का काम आता है, डॉक्टर जो यूज करते पट्टी के लिए भी आपका रुई का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। आगे हम बाढ़ आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें लिखा है कि आगे ये रहा, पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण समझेंगे कि क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? तो अब यहाँ पे गुण की बात करेंगे कि पदार्थ जो है, और ये जो गिलास है, कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? थोड़ा हंसी वाली बात होगी। अगर कपड़े का गिलास बनाओगे तो देखो यहाँ पर क्या है, नीचे कपड़े का इन्होंने गिलास बनाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी निकलने लग गया ना। ऐसा संभव नहीं है, आप हर एक वस्तु से कुछ भी नहीं बना सकते हो। ये ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, पानी जैसी चीजों को रखने के लिए कर सकते हैं हम। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा ये कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? क्या ये हंसने योग्य है वाली बात नहीं होगी? तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच का ही यूज करना पड़ेगा। गिलास बनाने के लिए हमें इसके कांच का यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसी। अभी तुमने देखा होगा जैसे धातु से स्टील की गिलास होती है, प्लास्टिक की गिलास होती है, क्या इससे कभी देखा है पानी निकलते हुए? बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, है ना। तो ऐसा हमें पदार्थ चाहिए जो पानी को रोक सकता है, जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र, हमारे पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। अगर मैं खाना बनाने की बात करूं तो अगर तुम्हें खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बनाना है तो आप कागज से बना सकते हैं। अगर आप कागज से बनाएंगे तो बर्तन कैसे बनेगा, और गैस के पास रखेंगे तो वो जल जाएगा। तो ये कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं है, क्योंकि बर्तन तुम्हें पता ही है, लोहे, स्टील, कॉपर, इन सब से बनता है, एल्युमिनियम वगैरह इन सब से बन जाता है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। अगर हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज का चयन कर रहे हैं। देखो, कपड़े का गिलास का उपयोग करते हुए, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है, और ये पानी देखो कैसे ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि कपड़ा जो है वो पानी को रोक ही नहीं सकता भाई। तो गिलास बनाने का क्या फायदा? उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है, बिल्कुल। अतः पदार्थों का वो सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब देखो, दिखावट की बात करते हैं। पदार्थ के दिखावट मतलब वो दिखाई कैसे? पदार्थ प्राय एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग है। बात करूं अगर मैं लकड़ी की, तो वो लोहे से अलग ही है, वो बिल्कुल अलग है। लोहा, तांबा अथवा एल्यूमिनियम, ये भिन्न दिखाई पड़ता है लकड़ी से, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। बिल्कुल समानता है, लकड़ी लकड़ी ही है, और तांबे, लोहे, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये धातु है, मेटल है, और लकड़ी तो नॉन मेटल में आता है ना। जो चमकता है तो भाई मेटल में तो आता है ना, ये लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम, ये सब, इन सब में समानता क्या है कि चमकता है ये तीनों, लेकिन लकड़ी कभी चमकते हुए देखा है तुमने? तो ये सारी चीजें हैं।
आगे क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए और क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? अगर मैं आपको बोलूं कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्र कर लिए और इसमें आप बताइए कि इसमें कौन-सी चीज़ आपको चमकने वाली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए, जो चमकता है उसको अलग करिए। पृथक का मतलब होता है अलग करना, अलग। अब जैसे कि आपके शिक्षक शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, जो बिल्कुल एकदम ताजा कट रहा है उस समय आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? हमने जब कोई चीज देखा होगा आपने, जब मेटल या लोहा कटता है या सरिया कटता है तो उसमें से चमकीला चमकीला निकलता है, देखा होगा तुमने। क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? मतलब वही चमक की बात कर रहे हैं। धुती मतलब जैसे ही संभव हो सके कि किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा धुतीवान अथवा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर ये देख सकते हैं कि धुतीवान है या फिर नहीं। तो मैं आपको बताऊं इसमें है क्या कि अगर आप लोहे की शीट अगर आप उसको काटेंगे तो उसमें से एक चमकीला निकलता है लोहे के। अगर आपने सरिये वाले की दुकान अगर गए होंगे तो जो लोहे वाला है वो लोहा जब काटता है तो उसमें से चमकीला चमकीला निकलता है। तो वो सारी चीजें आपको काफी शाइनी, काफी चमकीला नजर आता है, काफी नया नया दिखता है वो, है ना। आगे रेगमार्क वगैरह मारते हैं तो भी चीजें हम नहीं दिखती है, चमकने वाली चीजें दिखती है। जब हम रेगमार्क मारते हैं किसी पुरानी सतह पर या फिर पुराने मेटल या पुराने नॉन मेटल पे तो वो चमकता है। मेटल वही धातु, अधातु की मैं बात कर रहा हूँ। धातु वो जो चमके, अधातु वो जो चमके नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्राय धातु हैं। जिनके अंदर चमकना होता है, जिसके अंदर चमक होता है वो धातु होती है। जैसे लोहा, लोहा के अंदर चमक है भाई। तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना, इन सब में क्या है? चमक है। और ये क्या है? धातु के कुछ उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, उसको धुतीहीन दिखाई देने लगती है। वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे लोहा, लोहे में जब जंग लगता है तो कहीं ना कहीं लोहे की भाई तुम नया लोहा लाओगे तो वो हवा में, हवा नमी के अभिक्रिया से क्या होगा? उसकी चमक हो जाएगी, जंग लगने लगेगा। जैसा आप पहले लाए थे वैसा वो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा उन पर वायु नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब जो इंसान जब ताजा कटता है और जब तुम रेगमाल उस पर रगड़ोगे तब जाके तुम्हें दिखाई देगा उसके अंदर धुती के बारे में, मतलब उसकी चमक के बारे में पता चलेगा तुम्हें। लेकिन अगर वो ज्यादा पुराना हो जाएगा, वो वायु और नमी के कांटेक्ट में आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी धुती आपको नहीं दिखाई देगा, उसकी चमक आपको नहीं दिखाई देगी। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें, जब आप लोहार की दुकान जाएंगे, लोहे की वर्कशॉप पे, अभी मैंने बताया इससे पहले, तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। तुमने देखा होगा एक एंगल या फिर सरिया, कोई भी लोहे का कोई कुछ भी कटा हुआ आपने देखा होगा। धातु, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम, है ना, ये सारी चीजें, सोना, इन सबको आप कटते हुए देखोगे तो कहीं ना कहीं वो एकदम चमकता है। वो जो कटा हुआ भाग है काफी नया नया दिखता है ना, चमकता है ना वो। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा था। अब देखो कठोरता। कठोर क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज टच कर रहा हूं तो मुझे बहुत कठोर, जैसे लोहा, जैसे प्लास्टिक, छूने पे दबता है क्या? नहीं दबता, काफी कठोर है ये। तो ये कठोर की कहीं ना कहीं विशेषता है जो आप नहीं दबा ही नहीं सकते जिसको। पढ़ते हैं आगे। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। यहाँ पे एक शब्द आया है संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब है दबाना, संपीड़न मतलब उसको दबा के
दबाना, ठीक है। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं आपके पास, हमारे पास, जिसको हम दबा सकते हैं, मतलब संपीड़न कर सकते हैं, और किसी चीज को हम संपीड़न नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहे की बात करूं तो संपीड़न आप नहीं कर सकते। लोहा कभी आपने दबा के देखा होगा कि दबता है क्या? वो बिल्कुल भी नहीं दबता। और अगर मैं बात करूं रबड़ को दबा के देखो तो वो बिल्कुल संपीड़न होगा, मुड़ जाएगा वो। तो यही मैं बात कर रहा हूं। तो संपीड़ित, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये आगामी शब्द आगामी कक्षा में भी आपको ये शब्द देखने को मिल सकता है। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास करिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, मैं कुछ चीजों को आप आसानी से खरोच सकते हैं, लेकिन किसी और बाकी चीजों को भी तो नहीं खरोच सकते ना। जो चीज आपसे खरोच जाए और नहीं, और भी कई सारी चीज जिसे आप खरोच नहीं सकते, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। ठीक है, आगे ये पॉइंट याद रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा भी जा सकता है, वो कोमल पदार्थ होता है। जिसको आप दबा सकते हो, जिसको आप खरोच सकते हो, है ना, इजीली आप निशान मार सकते हो, तो इसे कहते हैं कोमल पदार्थ। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना मतलब दबाना कठिन होता है, तो उसे कहते हैं हम क्या? कठोर पदार्थ। समझ में आया? कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज। रुई को दबाना कितना आसान है, रुई को संपीड़न करना कितना आसान है। स्पंज कोमल कितना है, उसको आराम से दबाया जा सकता है। जबकि लकड़ी क्या है? कठोर है। लकड़ी को दबाना एकदम कठिन होगा और वो दबेगा ही नहीं। पहली बात, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती मतलब चमक, कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? ठीक है, तो कठोर के बारे में हमने इतना देख लिया। आप पढ़ते हैं हम विलय और अविलय क्या है, तो इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विलय वो जो मिल जाए, अविलय वो जो ना मिले, है ना। तो आप देखते हैं किस की बात कर रहा है कि कौन मिलना चाहता है, कौन नहीं मिलना चाहता है, या कौन मिल जाता है या कौन नहीं मिल पाता है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी ठोस पदार्थ है, याद रखना, क्योंकि चीनी को दबा नहीं सकते भले ही वो टूट जाए। चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए भैया। इन सभी को आप इकट्ठे करिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। ठीक है, पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी मिला दीजिए, दूसरे में नमक मिला दीजिए, और इसी प्रकार शेष गिलासों में भी अन्य पदार्थ को मिला लीजिए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित मतलब को घुमाना, उसको जैसे बोलते हैं कि भाई चम्मच से मिला दो पानी को, अच्छे से मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं विलोड़ित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए उसको। कुछ मिनटों तक परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूं चीनी की, अगर मैं चीनी की बात करूं, इजीली घुल जाएगा भैया, इजीली घुलेगा। नमक की बात करूं, ये भी घुलेगा, चाक पाउडर लगभग घुल जाएगा। बालू नहीं घुलेगा, बालू नहीं घुलेगा। अगर आप इसे घोलोगे भी तो वो बाद में नीचे बैठ जाएगा। लकड़ी के बुरादे, ये भी नहीं घुलेगा बिल्कुल, ये भी नहीं घुलेगा, बिल्कुल भी नहीं घुलेगा ये, क्योंकि आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं घुलेगा। ठीक है, ये आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। छठी के हिसाब से मात्र इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ सारी चीजें आपको दिख रहा होगा, क्या चीजें घुली है, क्या चीजें नहीं घुली है ना, इस पानी के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा सारणी 2.3 में देख लेते हैं कि क्या चीजें लुप्त हो रही है, क्या चीजें लुप्त नहीं हो रही है। जैसे नमक की मैं बात करूं तो नमक क्या होगा, जल में पूरी तरह से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब जल में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। भाई नमक अगर पानी में मिलाओगे तो पानी में तो पूरी तरह से घुल जाएगा।
चीनी की बात करूं तो ये भी घुल जाएगा, चीनी की बात करूं ये भी घुल जाएगा। बालू की बात करूं तो नहीं घुलेगा, ये बालू तो नहीं घुलने वाला ये, है ना। चौक पाउडर की बात करूं तो लगभग थोड़ा बहुत घुल जाएगा। लकड़ी का बुरादा बिल्कुल भी नहीं घुलेगा ये। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी हैं, क्या चीजें जो चीजें घुल रही हैं, जो पूर्णतः घुल रही हैं उसको कहते हैं विलय, और जो नहीं घुल रही हैं उसको कहते हैं अविलय। समझ में आया? आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थों में जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। कोई ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो जल में पूरी तरह से मिल जाते हैं, अर्थात घुल गए और विलीन हो गए, मतलब कि घुल गए, विलीन को ही कहते हैं घुल गए। हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ विलय है। जो पदार्थ जल में पूरी तरह से विलय हो गए, मिल गए, उसे कहते हैं विलय। और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं हो रहे। जितना मर्जी मिला लो, बालू, लकड़ी का जो बुरादा होता है, जितना मर्जी घोल लो, मिला लो, जैसे मर्जी कर लो, वो जल में घुले, जल में बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। और इसी पदार्थ में, इसी को हम कहते हैं कि ये पदार्थ जल में अविलय है। समझ में आया? पता चल गया ये पदार्थ क्या है, जल में अविलय है। विलय पदार्थ आपको समझ में आ गया, दोनों याद करने योग्य है और ये एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? मतलब द्रव, अभी द्रव कौन क्या हो सकता है? जैसे तेल, है ना, नींबू का रस, ये सब द्रव ही तो है। सरसों का तेल, ये सब क्या है? द्रव है। जैसे मैं बात करूं सिरका, नींबू का रस, है ना, मैं बात करूं नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए और कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधे जल से भरिए और अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोरित कीजिए और इसे 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव को आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। जितने भी आपको द्रव मिलते हैं आसपास, उन सभी को पानी में मिला के देखिए कि क्या वो पानी में मिलता है। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में बिल्कुल ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ द्रव जल में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, मिश्रित का मतलब नहीं मिलेंगे, नहीं होते, और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वो अपनी पृथक परत बन जाता है। पृथक मतलब एक अलग ही परत बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं सरसों का तेल, अगर आप सरसों के तेल पानी में मिलाएंगे तो घोल लीजिए, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी जो परत है वो ऊपर आ जाएगी, कुछ इस तरह। देखो चित्र 2.5 में देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऊपर जो आपको परत दिख रही है, ये एक तरह से तेल है। कोई सा भी तेल हो सकता है, केरोसिन तेल या फिर सरसों का तेल, वो अपने आप ही वो पानी के ऊपर आ जाएगा और कहीं ना कहीं पानी आपको अलग दिखेगा, तेल आपको अलग दिखेगा। ठीक, अब यहां पर क्या बताया कि कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। सिरका देखो भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस बिल्कुल ये भी मिल जाता है भाई, है ना। सरसों का तेल ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। नारियल का तेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तेल वाली चीजें तो भाई मिलने वाली नहीं है। अब केरोसिन की बात करें तो ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी तेल ही है और ये कहीं ना कहीं इसका अपना एक अलग परत बना लेगा ये ऊपर। अब हम बात करते हैं गैस। भाई लो, द्रव कर लिया हमने। अब हम गैस की बात करते हैं कि गैस भी जल में विलीन हो जाती है। बिल्कुल भाई हो जाती है, कुछ गैस नहीं होती है। पढ़ते हैं आगे, कुछ गैस जल में विलय है जबकि अन्य नहीं, बाकी नहीं। और भी कई सारे नहीं हो सकती है। जैसे सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है, उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन। तो भैया देख लो, ऑक्सीजन गैस जो है वो जल में मिल जाती है। अब बोलोगे कैसे? तो भैया जल में रहने वाले जंतु, समुद्र या नदी में देखा होगा तुमने, उसके अंदर जंतु जीव पादप वगैरह तो रहते होंगे ना, छोटे पौधे होंगे, जंतु होंगे, मछली वगैरह, और भी कई सारे जीव होंगे उसके अंदर छोटे छोटे। तो वो कैसे रहते हैं? तो वो जो जल के अंदर ऑक्सीजन है ना, वो उसी पर ही जीवित है। ठीक है ना, वो उसी पर जीवित है। ठीक है, तो एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर को अच्छे से। धन्यवाद।